पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि फादर शरीफ से कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा, नहीं तो उसकी मौत बेकार जाएगी। और फिर हम शरीफ को देखते हैं, ये अपनी वाइफ की कवर पर आकर उनसे कुछ बातें करते हैं। फिर हम जिम की फैमिली को देखते हैं जो दीवार पर अपने अपने सवाल लिखते हैं ताकि कोई भी सवाल नजरों से ना बच पाए। आगे हम जेड को देखते हैं जो इस पुलिस वाले से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ये रेडियो कुछ आवाज करता है और जेड को इससे एक आइडिया आता है। फिर ये इस रेडियो को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेरा को इथन को मारने का इशारा मिलता है। आखिर में हम देखते हैं कि सेरा इथन को मारने ही वाली होती है, तभी इसका भाई इसे रोकने की कोशिश करता है और गलती से इसके गले पर कटर लग जाता है और फिर सेरा जंगल में भाग जाती है। फिर जिम शरीफ से सेरा के बारे में पूछता है, तब शरीफ कहते हैं कि वो जंगल में भाग गई है, अगर वो रात होने से पहले नहीं आई तो वो ऐसे भी मर जाएगी। अब आगे हम शरीफ और इस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि सेरा के भाई को दफनाते रहते हैं और फादर चर्च में जिंदगी के ऊपर कुछ कहते हैं और साथ ही साथ हमें जेड, टैबिटा और जूली को दिखाया जाता है जो कि कुछ न कुछ करते रहते हैं। फिर हम चर्च में टैबिटा को देखते हैं, ये फादर को फ्रैंक की फैमिली का सामान देने आती है। फिर फादर इससे इथन के बारे में पूछते हैं, इस पर ये कहती है कि वो ठीक है। फिर ये फादर से सेरा के बारे में पूछती है, ये पूछती है कि वो मिली या फिर नहीं। तब फादर कहते हैं कि वो अभी तक नहीं मिली, शायद वो अभी जिंदा नहीं होगी। फिर टैबिटा यहाँ से चले जाती है। फिर फादर नीचे बेसमेंट में जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने सेरा को बंदी बना रखा है। फिर हम शरीफ और इस पुलिस वाले को देखते हैं, ये सेरा के भाई को दफनाते दफनाते सेरा के बारे में बात करते हैं। तभी शरीफ कहते हैं कि शायद यहाँ कुछ छूट रहा है और यही बात पहले जिम ने भी कही थी। फिर शरीफ इस पुलिस वाले से कहते हैं कि ताबीज ने वैन में काम किया था और मैं ताबीज लेकर जंगल में जाने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर ये पुलिस वाला यहाँ से जाने लगता है। तभी शरीफ इसे बुलाते हैं, ये शरीफ से कहता है कि आप अकेले जा रहे हैं। फिर ये शरीफ से पूछता है कि आप कितने दूर जा रहे हैं। तब शरीफ कहते हैं कि पता नहीं, शायद यहाँ से निकल कर अपने घर, फिर बाकी लोग भी अपने घर जा पाएंगे। ये पुलिस वाला ये सुनकर खुश नहीं होता और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर हम जिम और टैबिटा को देखते हैं, यहाँ जिम वायर्स की कवरिंग को छीलता रहता है और ये टैबिटा से कहता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नकली, मगर फिर भी ये लैंप्स काम कर रही है। तभी यहाँ जेड आता है और कहता है कि चलो तुम्हें भी वायर्स वाली बात पता है और फिर ये कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ यहाँ से निकलना है तो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम फादर को देखते हैं, ये सेरा से कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम्हें अभी बॉक्स के अंदर होना चाहिए था। फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने मुझे आवासों के बारे में बताया था। फिर ये इससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी गलतियों को भुलाकर गाँव वालों की मदद करना चाहोगी। इस पर सेरा कहती है कि हाँ मैं करना चाहूंगी। फिर हम जूली को देखते हैं जो फूलों को गमलों में सजाते रहती है। तभी फातिमा यहाँ आती है और इससे पूछती है कि ये कहाँ से आए। तब ये कहती है कि ये बाहर कॉरिडोर में रखे हुए थे। फिर हम जिम और जेड को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में से बैटरीज और कुछ वायर्स निकालते रहते हैं। फिर जिम कहता है कि इस गाड़ी की बैटरी खराब है। ये सुनकर जेड यहाँ से जाने लगता है। तभी जिम अपनी वैन की ओर देखता है। फिर हम डाइनर में पुलिस वाले की मॉम को देखते हैं जो सेरा के कपड़ों को फोल्ड करते रहती है। तभी यहाँ इथन अपनी मॉम के साथ आता है। टैबिटा अपने साथ कुछ सामान लेकर आती है और ये सामान को स्टोर रूम में रखने आती है। फिर ये दोनों स्टोर रूम में आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पहले से ही बहुत सा सामान रखा हुआ होता है। टैबिटा इन सामानों को देखते रहती है। तभी इसे एक ब्रेसलेट दिखता है और ये इस ब्रेसलेट को बहुत ही हैरानी से देखने लगती है। फिर हम जेड और जिम को देखते हैं, ये इस रेडियो और एक एंटीना को लेकर इस बड़े से पेड़ के पास आते हैं, लेकिन जिम इससे कहता है कि हमें इससे सिग्नल नहीं मिलेगा, पर जेड कहता है कि हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। फिर हम फादर को देखते हैं, ये सेरा को बाइबल के बारे में कुछ बताते रहते हैं। ये इनसे कहते हैं कि बाइबल 73 किताबों का मिश्रण है और बाइबल में भी अंधेरा है। फिर ये इससे कहते हैं कि शायद गाँव के लोग अभी उस किताब को जी रहे हैं जिसे अभी लिखना बाकी है। फिर ये कहते हैं कि अगर वो 74वीं किताब हुई तो, और इसके लिए हमें शायद चुना गया हो तो। तब सेरा इनसे पूछती है कि किस लिए। तब ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नवाजों के बारे में बताओ। फिर हम टैबिटा को देखते हैं, ये इस ब्रेसलेट को अपने साथ ले आती है। ये इस ब्रेसलेट को बहुत ही गौर से देखते रहती है। तभी यहाँ इथन आता है और इनसे कुछ बातें करने लगता है। फिर ये देखते हैं कि लैंप ऑफ ऑन हो रही है और इससे टैबिटा को एक आइडिया आता है। फिर ये इथन से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे ये ढूंढने में कि ये बिजली कहाँ से आ रही है, और ये कहने के बाद ये सॉकेट के ऊपर की दीवार को तोड़ने लगती है। फिर हम जिम को देखते हैं जो कि एंटीना लेकर पेड़ पर चढ़ते रहता है और नीचे जेड वायर्स को इस रेडियो से कनेक्ट करते रहता है। फिर जेड जिम से पूछता है कि क्या सब ठीक है, और ये कहते हैं इसे पेड़ से खून आता दिखता है। ये ऊपर देखता है तो हम देखते हैं कि बहुत सी लाशें पेड़ से लटकी हुई होती है। फिर ये पीछे देखता है और इसके ऊपर ये मिलिट्री सोल्जर जो कि शायद इंसान नहीं है, ये गोली चला देता है। फिर जेड इससे बचने के लिए जंगल के अंदर भागने लगता है और ये मिलिट्री वाला भी इसके पीछे जंगल के अंदर आ जाता है। फिर जेड भागता भागता गिर जाता है और ये मिलिट्री सोल्जर इसके पेट में गन के आगे लगी हुई नाइफ घुसा देता है। फिर ये एक बार और
और हमला करने के लिए गन उठाता है। तभी जिम इसे उठाकर कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है। लेकिन जेड इतना डर जाता है कि वो जिम को झाड़ कर यहाँ से चला जाता है। फिर हम सेरा को देखते हैं जो कि फादर से कहती है कि उन्होंने कहा कि वो मदद करेंगे और वो यहाँ बहुत सालों से है। वो किसी का इंतजार कर रहे थे जो उनकी बातें सुने और उनकी मदद करे। तब फादर इससे कहते हैं कि कैसी मदद। तब ये कहती है कि उनकी यहाँ से भागने में। फिर फादर इससे पूछते हैं कि तुमने उनकी बातों पर भरोसा क्यों किया। तब सेरा कहती है कि उन्होंने कुछ बातें बताई जो वो नहीं जान सकते थे। उन्होंने 2 गाड़ियों के आने के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ था और यही बात वेक्टर ने भी कही थी। फिर सेरा इनसे कहती है कि उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियां एक समय पर पहुंची थी और फिर सब मारे गए। ऐसा गाड़ी में जो लोग थे उनकी वजह से हुआ था। फिर ये कहती है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी बात सुनूं तो हम वापस घर लौट सकेंगे। फिर फादर इससे कहते हैं कि अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो शायद तुम इस जगह से जुड़ी हुई हो, लेकिन हमें सबूत चाहिए होगा ताकि हम शेरिफ को मना सके। फिर हम देखते हैं कि सेरा को कुछ होने लगता है और ये फादर से कहती है कि वो चाहते हैं कि मैं आपको कुछ दिखाऊं। फिर हम जिम को देखते हैं, ये वापस इस पेड़ के पास आता है और रेडियो ऑन करता है और हम देखते हैं कि इसमें सिग्नल भी आता है। फिर ये इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि डाइनर में बैठकर पेपर पे कुछ बनाते रहता है। तभी ये पुलिस वाले की मॉम यहाँ इसके पास आती है और ये ड्राइंग देखकर ये इस पेपर को लेकर स्टोर रूम में चली जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। फिर ये एक डायरी निकालती है और हम देखते हैं कि जेड की जैसी बनाई हुई ड्राइंग इस डायरी के हर पन्ने पर बनी हुई है। फिर हम सेरा को देखते हैं जो कि पेपर पर एक ड्राइंग बनाते रहती है, लेकिन ये बहुत तकलीफ में भी होती है। फिर ये फादर को ये ड्राइंग देकर कहती है कि उन्होंने कहा जिस दिन आप यहाँ पर आए थे उन्होंने आपको वो बैग दफनाते हुए देखा था और यही उनके होने का सबूत है। फादर इस ड्राइंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढते रहते हैं। फिर इन्हें ये ग्लव्स और बॉल मिलती है और ये इसे लेकर इस पुलिस वाले के घर पर चले जाते हैं और इसे खेलने के लिए पूछते हैं, लेकिन ये पुलिस वाला इनकी बात नहीं सुनता। तभी शेरिफ कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। तभी ये पुलिस वाला कहता है कि आपने क्रिस्टी को बताया। तब शेरिफ कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। फिर शेरिफ कहते हैं कि मेरे पापा को पार्किंसंस हुआ था जब वो मेरी उम्र के थे और ये कहते हैं कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। तभी ये पुलिस वाला कहता है कि शायद ये कुछ और हो, लेकिन शेरिफ कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और मैं इसीलिए यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लेकर गाँव वालों को संभालो, उनकी उम्मीद बनो। फिर शेरिफ इससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे डैड अभी जिंदा होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। और फिर ये इससे कहते हैं कि अगर तुम्हें और समय चाहिए तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, पर ये कहता है कि आप चाहिए मैं संभाल लूंगा। फिर हम जिम को देखते हैं जो कि अपने घर पर आकर सभी को ढूंढने लगता है। तभी ईथन एक मिट्टी से बड़ी हुई बाल्टी लेकर बेसमेंट से बाहर आता है और कहता है कि मॉम नीचे बेसमेंट में एक गड्ढा खोद रही है। फिर जिम नीचे बेसमेंट में आता है और टैबिटा से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब टैबिटा इससे कहती है कि यहाँ कोई पावर लाइन नहीं है और घर के सारे वायर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर जिम कुछ सोचने लगता है और इसे गड्ढा खोदने को मना करता है और पूछता है कि क्या हुआ है। फिर टैबिटा कहती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक ब्रेसलेट दिया था, वही ब्रेसलेट जो मैंने तुम्हारी डैड के जूतों की फीतों से बनाया था और जिस रात जूली पैदा हुई थी तुमने वो हॉस्पिटल में कहीं खो दिया था। तब जिम कहता है कि हाँ याद है। फिर टैबिटा इसे ये ब्रेसलेट दिखाती है। फिर जिम ये ब्रेसलेट देखकर कहता है कि ये उसी की जैसी कोई और ब्रेसलेट है। फिर टैबिटा इसे ब्रेसलेट पे लगी हुई गार्ड दिखाती है और कहती है कि ये गार्ड मुझसे गलती से लग गई थी। जिम कहता है कि ये नामुमकिन है। फिर टैबिटा इससे कहती है कि मुझे नहीं पता ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे पहुंची, पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वायर्स कहाँ जा रही है। फिर जिम गड्ढा खोदने के लिए मान जाता है और दूसरी तरफ हम फादर को गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्हें ये बैग मिल जाता है। फिर ये इस बैग को खोलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें से एक शराब की आधी भरी हुई बॉटल, एक खून से सने कपड़े और एक चॉकलेट निकलती है और हम देखते हैं कि सेरा ने जो ड्राइंग बनाई है वैसी ही पिक्चर इस चॉकलेट के रैपर पर बनी हुई है। फादर इसे बहुत ही हैरानी से देखते रहते हैं। आखिर में रात में हम कॉलोनी हाउस में इस आदमी को देखते हैं। ये अपने कमरे में आता है और जैसे ही ये खिड़की पर से पर्दा हटाता है हम बाहर इस लड़की को देखते हैं। ये आदमी इस लड़की से प्यार करते रहता है। फिर ये लड़की कहती है कि ये फूल बहुत सुंदर है और ये कहती है कि मैं अंदर कब आ सकती हूँ और ये कहते ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।